हेलो दोस्तों और वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ ट्रू क्राइम स्टोरीज विद बियॉन्ड बॉर्डर्स। आज का केस हमें एंकरेज अलास्का की ओर लेके जाएगा। अलास्का एक यूएस की स्टेट है और आप लोगों को बताएगा कि ऐसा क्या एक सीरियल किलर के दिमाग में चलता है जिसके कारण वो अपराध पर अपराध करता है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। ये स्टोरी स्टार्ट होती है जब दो ऑफ ड्यूटी एंकरेज पुलिस अधिकारी एंकरेज से लगभग 20 किलोमीटर दूर जंगल में नेक नदी के पास मूस हंटिंग कर रहे थे। जब वो घने जंगल से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जंगल में एक गड्ढे से डेनिम जीन का कपड़ा बाहर निकले हुआ था। जब उन्होंने इसके बारे में जांच करने की कोशिश की तो पता लगा कि ये सिर्फ एक डेनिम कपड़े का टुकड़ा नहीं था, बल्कि उस जगह पर एक मानव कंकाल दबा हुआ था। उन्होंने बिना किसी विचार के क्राइम सीन को छोड़ दिया और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। अगले दिन अलास्का स्टेट ट्रूपर्स के फोरेंसिक टेक्नीशियन वहां पहुंचे क्योंकि यहां क्राइम राज्य के अधीन आता था। कपड़ों और एक इलास्टिक बैंड के अलावा पुलिस को कबर में .223 कैलिबर का एक शेल भी मिला। डेंटल रिकॉर्ड्स ने कंकाल की पहचान 23 वर्षीय शेरी मोरो के रूप में की, जो कि एक सेक्स वर्कर थी। और ये वही शेरी मोरो थी जो 1 साल पहले अलास्का से गायब हो चुकी थी। पुलिस ने इस खबर को देने के लिए और लाश की पहचान करने के लिए शेरी मोरो के बॉयफ्रेंड को भी बुलाया। इस कंकाल ने वही कपड़े पहने हुए थे जिसके बारे में शेरी के बॉयफ्रेंड ने बताया था कि वो उस दिन पहने हुई थी जिस दिन उनका अपहरण हुआ था, लेकिन उनका सोने का पेंडेंट गायब था, जो कि शेरी कभी भी अपने आप से अलग नहीं करती थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उसके गायब होने के कुछ ही समय बाद उनकी हत्या कर दी गई थी, जिससे हत्यारे को अपने आप को छुपाने के लिए लगभग 1 साल मिल चुका था। शेरी के शव की खोज के बाद यह सिलसिला वहीं नहीं रुका और कई और लड़कियों के कंकाल मिलने लगे। ये एक दुखद सत्य है कि अलास्का के जंगल में साल में 2 या 3 शव मिलने कोई असामान्य बात नहीं थी। कभी शव किसी शिकारी को मिलते तो कभी किसी पिकनिक गए परिवार को। लेकिन 2 सितंबर 1983 को नए सड़क निर्माण के दौरान कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को एक और शव मिला। पुलिस को बुलाया गया और जांच फिर से शुरू हुई। ये जगह उस जगह से बहुत नजदीक थी जहां शेरी मोरो का शव 1 साल पहले मिला था। जांच से पता लगा कि ये हड्डियां भी कोई नई नहीं हैं, इन्हें भी गड़े हुए कई वक्त बीत चुका है। नदी के इस हिस्से में आना कोई आसान बात नहीं थी। ये जगह अलास्का के टाउन से बहुत दूर और कटी हुई थी और केवल छोटे प्लेन या नाव की मदद से ही यहां पे पहुंचा जा सकता था। अवशेषों की पहचान 17 वर्षीय पॉला गुलिंग के रूप में की गई, जो काम की तलाश में हवाई से अलास्का आई थी। वह शेरी मोरो की तरह ही 5 महीने से लापता थी और अपनी जरूरतों के लिए सेक्स वर्कर के रूप में अलास्का में नौकरी करती थी। और शेरी मोरो की तरह ही .223 कैलिबर का कारतूस साइट पर पाया गया था। कनेक्शन बहुत क्लियर था क्योंकि हर मर्डर एक ही तरीके से किया गया था और जितने भी कंकाल मिल रहे थे वो सिर्फ लड़कियों के थे जो कि सेक्स वर्कर थी या तो क्लब्स में डांसर थी। अब इसमें कोई शक नहीं था कि यह काम किसी सीरियल किलर का है। पुलिस ने लापता व्यक्तियों की रिपोर्टों को फिर से देखना शुरू किया। उनमें से कई लापता तो स्ट्रिप डांसर्स थी या सेक्स वर्कर्स, लेकिन अलास्का में उनका लापता होना कोई असामान्य बात नहीं थी। जैसे कि अगर आप सेक्स वर्कर हो तो लापता होने का आपको अधिकार है। माना जाता है कि ये लड़कियां सोसाइटी के लिए कोई काम की नहीं थी, तो इनके बारे में कोई परवाह क्यों ही करता। ये लड़कियां अमीर लोगों के साथ शहर भी छोड़ जाती थी, जिसके कारण इनको ट्रेस करना बहुत मुश्किल था। 1980 और 1983 के बीच में 12 महिलाएं लापता होने की सूची लिखवाई गई, जो कि रिपोर्ट ना किए गए लड़कियों का सिर्फ 1% था।
अलास्का स्टेट ट्रूपर्स ने शेरी और पॉला की क्राइम साइट पर मिले बुलेट शेल्स को विश्लेषण करने के लिए एविडेंसेस को वॉशिंगटन डीसी में एफबीआई की क्राइम लैब में भेजने की सूची बनाई। एफबीआई ने दोनों शेल केसिंग पर जांच चलाई, ये देखने के लिए कि क्या उन्हें एक ही बंदूक से गोली मारी गई थी। स्टेट ट्रूपर्स को उम्मीद थी कि नतीजे आएंगे और इस बात का पता लगेगा कि गोली एक ही व्यक्ति ने चलाई है और एक ही राइफल से चलाई गई थी। लैब के नतीजे आए और उससे पता लगा कि दोनों महिलाओं की हत्या एक ही राइफल से की गई थी। अब इसमें कोई शक नहीं था कि अलास्का की पुलिस अब एक सीरियल किलर से डील कर रही है। हर शहर का अपना एक बुरा पहलू होता है और एंकरेज भी इससे अलग नहीं था। सिवाय यहाँ की अलास्का में रातें लंबी और अंधेरी होती हैं। 70 और 80 के दशक में एंकरेज एक ऐसा शहर था जहाँ पे ऑयल बूम था। पुरुष कड़ी मेहनत करने के लिए और औरतें अपना अकेलापन दूर करने के लिए एंकरेज अलास्का आया करती थी। कुछ औरतें तो स्ट्रिप क्लब में भी काम करती थी तो कि वो जल्दी पैसा कमा सके। कई लोगों के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं था। नाइट लाइफ, फ्रीडम, मनी, इन तीनों की कमी नहीं थी अलास्का में। लेकिन अब अलास्का की गलियों में एक सीरियल किलर खुला घूम रहा था, जो कि पुलिस की पकड़ से भी बहुत दूर था। लोगों में खौफ था और क्लब्स और शॉप्स जल्दी बंद हो जाया करती थी। 13 जून 1983 की सुबह पुलिस को एक कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि 17 साल की सिंडी पॉल्सन हाईवे पर बिना कपड़ों के हथकड़ियां लगी हुई बहुत डरी हुई भाग रही थी। सिंडी एक ट्रक ड्राइवर को रोकने में कामयाब रहती है और उससे मदद मांगती है। ट्रक ड्राइवर ने सिंडी को उनके अपार्टमेंट में छोड़ दिया और हथकड़ियां खोलने के लिए पुलिस को भी बुलाया गया। हथकड़ियां हटा दी गई और सिंडी को शांत करने की कोशिश की। घटनास्थल पर मौजूद पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमने उसे हथकड़ियों से आज़ाद किया और नोटिस किया कि उनके शरीर पर बहुत कम कपड़े थे। वह बहुत डरी हुई भी थी और उसने हमें अपनी कहानी बताई। सिंडी ने बताया कि उसे एक रात पहले ही किडनैप किया गया था। उसने उस व्यक्ति के बारे में बताया कि वो 6 फुट लंबा चश्मा लगाए हुए एक हैंडसम लुकिंग गाय था। उसने समझाया कि इसको देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगता था कि वो सिंडी को हार्म पहुंचा सकता है। लेकिन जैसे ही सिंडी ने उसकी कार में कदम रखा, उसने सिंडी के सिर पर एक पिस्तौल लगा दी और उनको चुप रहने के लिए कहा। वो सिंडी को एक रिस्पेक्टेबल नेबरहुड में ले गया जहां उसका घर था। वो जगह अच्छी तरह से मेंटेन भी की गई थी। वो आदमी सिंडी को अपने घर में ले गया और उसके एक रूम में जहां एक चेन छत से लटक रही थी, उसने जंजीर से सिंडी को बांध दिया और उसके कपड़े भी उतार दिए। उसने सिंडी के साथ घंटों भर अत्याचार किया और उसका बार बार रेप किया। फिर वह उसे छोड़कर सोने के लिए चला गया। लेकिन अभी तक उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। उसने कहा कि वह जंगल में सिंडी को ले जाना चाहता है और अपना एक कैबिन दिखाना चाहता है। उसने सिंडी को यह भी कहा कि अगर सिंडी ने रास्ते में शोर मचाने की कोशिश की तो वो सिंडी को मौत के घाट उतार देगा। फिर सिंडी ने बताया कि वह आदमी उसे अपनी कार में ले गया और हवाई अड्डे की ओर जाना शुरू किया। सिंडी ने उस आदमी को एक छोटे से प्लेन में हथियार लोड करते हुए देखा। सिंडी बहुत डर चुकी थी। सिंडी ने अपनी जान बचाने के लिए भागने का मौका भी देखा और मौका मिलते ही भागना शुरू कर दिया। किलर ने सिंडी का पीछा भी किया, लेकिन सिंडी के शोर मचाने पर उसका पीछा करना छोड़ दिया। पुलिस के आगे पूछने पर सिंडी ने उस रूम के बारे में बताया कि वो रूम बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय था और बहुत अलग भी था, जिसमें कई जानवरों के कंकाल दीवारों पर लटकाए हुए थे। सिंडी ने बताया कि रूम का फ्लोर बियर स्किन से ढका हुआ था। सिंडी ने पुलिस को वो हवाई जहाज दिखाने के लिए हवाई अड्डे पर रुकने पर जोर दिया, जिसे उसने पहले देखा हुआ था। सिंडी ने पुलिस को एयरपोर्ट पर वो जहाज भी दिखाया जिसमें वेपन्स लोड किए जा रहे थे और कार का मॉडल भी बताया जिसमें सिंडी का अपहरण हुआ था। पुलिस कार के मालिक से बात करने के लिए उसके पते पर गई और उसकी कार को सर्च भी किया गया। लेकिन कार के मालिक के पास एक और ही स्टोरी थी।
मोटर व्हीकल रिकॉर्ड्स के अनुसार जिस कार से सिंडी पॉल्सन का अपहरण किया गया था वो एंकरेज में एक बेकर रॉबर्ट हैंसन की थी। हैंसन उस व्यक्ति की डिस्क्रिप्शन से भी फिट बैठता था जिसका सिंडी ने स्केच बनवाया था। हैंसन ने शांति से सवालों का जवाब दिया। उसने कहा कि शाम 5 बजे तक वो अपने दोस्त के घर था और रात को 11 बजे वो हवाई अड्डे में जाकर अपने जहाज की सीट की मरम्मत कर रहा था और अगले दिन सुबह 5 बजे तक वो हवाई अड्डे पर ही था और उसने बताया कि शायद तब सिंडी ने उसको देखा होगा। हैंसन ने पुलिस को उसके घर की तलाशी लेने की सहमति दे दी। उसका घर बिल्कुल वैसा ही था जैसे सिंडी ने बताया था। इससे केवल ये साबित होता था कि सिंडी इस घर में कभी ना कभी तो थी, ना कि हैंसन ने उसके साथ बलात्कार किया था। पुलिस ने हथियारों का एक रूम भी देखा हैंसन के घर में, लेकिन ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी क्योंकि हैंसन के पास हंटिंग लाइसेंस था। उन्होंने एक रिवॉल्वर भी उसके रूम में ढूंढी, लेकिन वो सिंडी की डिस्क्रिप्शन से मेल नहीं खाती थी। हैंसन की कार भी उतनी ही साफ सुथरी थी जैसे एक न्यू कार हो। एंकरेज पुलिस को उसकी कार में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे वो साबित कर सके कि उसी कार में सिंडी का अपहरण हुआ था। उन आरोपों की पुष्टि की गई जिन्हें सिंडी ने हैंसन पर लगाया था। सिंडी ने एक स्केच भी बनवाया था जो कि हैंसन की तस्वीर से मेल खाता था। एंकरेज डिपार्टमेंट की पुलिस को सिंडी की कहानी से कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे वो रॉबर्ट हैंसन को चार्ज कर सके, लेकिन पुलिस ऑफिसर ग्रेग के लिए ये बात यहीं खत्म नहीं हुई। वह एक ऐसे पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने सिंडी की कहानी पर विश्वास किया था और उनको लगता था कि अलास्का की सड़कों पे एक सीरियल किलर अभी भी बाहर घूम रहा है और वो रॉबर्ट हैंसन हो सकता है। सिंडी पॉल्सन के अपहरण और बलात्कार के सस्पेक्ट रॉबर्ट हैंसन को ठोस सबूतों की कमी के कारण रिहा कर दिया गया। अलास्का पुलिस के अधिकारी ग्रेग बेकर अभी भी जांच में एक सीरियल किलर को ढूंढ रहे थे। अलास्का के जंगलों में शव का मिलना जारी रहा। पुलिस ने लापता महिला और हत्या के शिकार लोगों के बीच में समानता का पता करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई। उन्हें उम्मीद थी कि वो कोई कॉमन लिंक ढूंढ पाएंगे जिससे किलर का पता लग सके। पहली बार पुलिस और सेक्स वर्कर्स एक ही पक्ष में थे। इस बीच पुलिस हैंसन की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे हुए थे और सर्च से हैंसन का एक पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला। 12 साल पहले 1971 में उसे अपहरण, बलात्कार और घातक हथियार से हमला करने के आरोप में 2 बार गिरफ्तार किया गया था। वो ऐसे ही अपराध थे जो कि कॉमन लिंक थे सब मर्डर्स में। बेकर से फिर पूछताछ शुरू हुई, पर बेकर ने कोई लीड नहीं दी। क्योंकि ये केसेस अभी भी कोर्ट में थे तो जांच रोकनी पड़ी। कुछ महीने बीते और अलास्का में फिर 3 और शव मिले। ये वही समय था जब मामला FBI को सौंप दिया गया। FBI एक विशेष एजेंसी है जो इन मामलों को सॉल्व करने में माहिर है। FBI एजेंट्स ने बिहेवियर पैटर्न का एनालिसिस शुरू किया। वो जानना चाहते थे कि इस क्रिमिनल की मेंटल लेवल क्या है और इसके दिमाग में क्या चल रहा है। ट्रूपर वेन, जो कि एक FBI के अधिकारी थे, कोई भी समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे और उन्होंने ऑफिसर बेकर्स के केस नोट पर काम करना शुरू किया, जिसमें रॉबर्ट हैंसन के बारे में 2 संदेह पैदा हुए। लेकिन FBI को और इंफॉर्मेशन चाहिए थी, इसलिए FBI ने फैसला किया कि रॉबर्ट के क्रिमिनल डाटाबेस को सर्च करने की जरूरत थी। उन्होंने उस हर शहर के क्रिमिनल डाटाबेस को सर्च किया जहां रॉबर्ट हैंसन अपने जीवन काल में रहे थे और उन शहरों में इसी तरीके की घटनाएं भी देखी जा सकती थी उस समय जिस समय रॉबर्ट उन शहरों में रहते थे। पुलिस को पता लगा हैंसन के ही दोस्तों से कि हैंसन के पास एक .223 की राइफल भी थी, जो पुलिस को तब नहीं मिली जब उन्होंने हैंसन का घर सर्च किया था। जांच में कुछ चिंताएं भी सामने आई जो उन लोगों की थी जो रॉबर्ट हैंसन के ही दोस्त थे। रॉबर्ट के दोस्तों ने पुलिस को बताया कि रॉबर्ट हैंसन को शिकार करना बहुत पसंद था। दोस्तों ने बताया कि उनके दोस्त थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हो जाते थे रॉबर्ट से और वह अपने दोस्तों के साथ बात करते थे कि उनको कितना अच्छा लगता है जब किसी जानवर से खून निकलता है।
उन्होंने ये भी टिप्पणी की कि जानवरों को मारने से उन्हें शांति मिलती है। इस सब से पुलिस को यह तो पता चल गया कि रॉबर्ट हैंसन कोई आम इंसान नहीं है और उनकी मानसिकता सामान्य से बहुत ही दूर थी। हैंसन के क्रिमिनल रिकॉर्ड पर गहराई से जांच शुरू की और पता लगा कि हैंसन ने 12 साल पहले अपनी ही एक महिला दोस्त का अपहरण करने की कोशिश की और उनसे रेप करने की कोशिश भी की, पर वो महिला बच गई। ये वही केस था जो अब कोर्ट में था। फाइनली एक वारंट जारी किया गया और रॉबर्ट हैंसन को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ करने पर हैंसन ने पुराने अपहरण और आरोपों पर सहमति बताई, लेकिन शेरी और सिंडी के बलात्कार और अपहरण पर बिल्कुल इनकार कर दिया। हैंसन की गिरफ्तारी ने स्थानीय समाचार बना दिया और जब पुलिस निराश हो चुकी थी तब अचानक से एक कॉल आया और पुलिस से पूछा गया कि हैंसन के खिलाफ एक विटनेस आपको चाहिए। ये रॉबर्ट हैंसन की एक महिला मित्र थी। व्यक्ति ने बताया कि हैंसन ने नशे में रहते हुए उसे कहा था कि अपनी याददाश्त के अनुसार हैंसन ने 7 महिलाओं को मार डाला है और उसने ये भी बताया कि आखिरी महिला भाग गई थी, वरना हैंसन ने उसको भी मारने का प्लान बना लिया था और अब वो उसी लड़की की तलाश में उसे सब जगह ढूंढ रहा है। ये आखिरी शिकार कोई और नहीं, सिंडी पॉला थी। विटनेस अदालत में गवाही देने के लिए भी सहमत हो गई, लेकिन मामला अभी बहुत कमजोर था क्योंकि कोई भी पुख्ता सबूत अभी पुलिस के हाथ नहीं लगा था। एफबीआई ने सिंडी पॉला को दोबारा संपर्क किया और उस रात की फिर से कहानी सुनी और इन्वेस्टिगेशन के लिए डिटेल्ड में क्वेश्चनिंग करनी शुरू की। सिंडी के लिए ये इन्वेस्टिगेशन बहुत ही मुश्किल थी क्योंकि उनको फिर से उसी ट्रॉमा भरी रात को याद करना पड़ा। सिंडी ने बताया कि जब हैंसन उसके साथ बलात्कार कर रहा था तो कमरे में एक वॉल पर डोनट्स की फोटो थी और हैंसन ने सिंडी से कहा कि यह दीवार में कई लोगों की मौत का रहस्य छुपा है, लेकिन वो रहस्य हैंसन के साथ ही इस दुनिया से चले जाएगा और हैंसन उस रहस्य को किसी को भी नहीं बताएंगे। एक बार फिर पुलिस ने हैंसन के घर की तलाशी लेने के लिए वारंट जारी किया। घर की दीवारों की तलाशी लेने पर पुलिस को हैंसन के घर की दीवार में छिपी हुई .223 कैलिबर की एक राइफल मिली। ये वही हथियार था जिसका इस्तेमाल 1960 के दौरान अलास्का में शेरी की हत्या और 10 और शवों की हत्या में किया गया था। पुलिस को एक नक्शा भी मिला जिस पर 21 निशानियां थी, हर जगह एक एक्स का निशान था। जांच करने पर सभी एक्स निशानों पर पीड़ितों की शवों की कब्रें मिली जिन्हें हैंसन ने मारा था। सबूतों के मिलने के बाद रॉबर्ट ने अपने सारे मर्डर्स को एक्सेप्ट कर लिया। रॉबर्ट बताते हैं कि उन्हें फैंटेसी थी कि वो लड़कियों का शिकार करें जैसे कि वो एक जानवर हो। इसलिए रॉबर्ट हर लड़की का अपहरण करने के बाद उन्हें जंगल में ले जाते थे और हथकड़ियाँ बांधकर उनको भागने के लिए कहते थे। जब लड़कियां उनसे भागने की कोशिश करती थी तो रॉबर्ट उन लड़कियों का शिकार जानवरों जैसे करते थे और उन्हें मौत के घाट उतार देते थे। 27 फरवरी 1984 को रॉबर्ट को हर महिला की हत्या के लिए दोषी ठहराया और बिना किसी पैरोल के आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई। सजा के बाद भी पुलिस ने उन सब एक्स जगहों पर जाकर देखा जो कि उस मैप पर मार्क थी जो रॉबर्ट हैंसन के घर में से मिला था। हैंसन की 2014 में दिल का दौरा पड़ने पर मृत्यु हो गई। हैंसन की उम्र उस वक्त 75 साल थी। ये कहानी हैंसन की मौत के बाद वहीं खत्म हो गई। आज भी कई लोग जो अलास्का में रहते हैं वो सोचते हैं कि किस चीज़ ने हैंसन को इतना मजबूर किया था कि उसने 21 से ज़्यादा मर्डर किए थे।